Hello, all. A very warm good morning to all of you. I welcome you to the Business Standard newspaper analysis of 15th of December, that is of today. My name is Rahul Kopulwar and I am your faculty for general awareness. Some of the news that we are going to study is with respect to Supreme Court judgment on nominee wholesale price index, that is also known as factory gate prices, tax collections, cryptocurrency, VRR, and so on and so forth. So, without wasting any further time, let's move on to our first news. फर्स्ट न्यूज है COP28 डिस्कशन के ऊपर। बार बार हमने COP28 के बारे में पढ़ा हुआ है, तो अभी तक जो भी COP में हुआ है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, COP एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आगे वाले आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो अगर COP पे कुछ भी पूछा जाए तो आपको उस पर आराम से 600 वर्ड्स का आंसर लिखना आना चाहिए, क्योंकि एक COP28 के ऊपर हमने एक बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्कशन किया था। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वो डिस्कशन होगा। एक ऐसे ही कोई लेक्चर में हमने किया था जहां पे मैंने ओपिनियन डिस्कस किया था एक कॉलमनिस्ट का। तो वो भी आप पढ़ लोगे तो COP में क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या चीजें नहीं हुई है, वो सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर और कुछ बातें हैं। पैराग्राफ 154 बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो पैराग्राफ 154 क्या होता है वो समझना चाहिए आपको। अभी बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हैं, उनको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में पता होगा, बट जिनको भी नहीं पता है, एक बार वो मेरे लेक्चर्स आप सारे के सारे अगर पुराने देखोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। बट जिनको नहीं पता है, मैं थोड़ा ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूँ। तो यार, यूरोपियन यूनियन बोलता है कि यूरोप में के अंदर जो भी गुड्स आएंगे, जो भी कार्बन इंटेंसिव गुड्स आएंगे, उस पे हम कार्बन टैक्स लगाएंगे 30% का। ओके, तो सपोज रिलायंस है, फॉसिल फ्यूल भेज रहा है यूरोपियन यूनियन में, पेट्रोल भेज रहा है, डीजल भेज रहा है यूरोपियन यूनियन में। तो पेट्रोल की प्राइसेस तो 100 रुपीज है, बट उस पर टैक्सेस कितना लगा रहा है यूरोपियन यूनियन? 30 रुपीज का टैक्सेस लगा रहा है यार। जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा वो अलग। ठीक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी मान के चलो 30 रुपीज की इंपोर्ट ड्यूटी है, तो 30 रुपीज की इंपोर्ट ड्यूटी और आपका 30 रुपीज का कार्बन टैक्स लगाएगा ये रिलायंस के पेट्रोल के ऊपर। तो उस केस में जो एक्चुअल प्राइस रिलायंस के पेट्रोल का था वो तो 100 रुपीज ही था, बट टैक्सेस लगने के बाद, टैरिफ्स लगने के बाद हमारा रिलायंस का पेट्रोल कितने रुपए का हो गया? 160 रुपीज का हो गया। तो इस केस में रिलायंस के गुड्स यूरोपियन यूनियन के जनरल पब्लिक को अफोर्डेबल होंगे क्या? नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल दैट द यूरोपियन यूनियन पब्लिक getting in their own country, getting from their domestic producers. तो रिलायंस का जब प्राइस उनके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली रिलायंस के पेट्रोल की डिमांड नहीं रहेगी, रिलायंस का पेट्रोल कोई खरीदेगा नहीं। अगर रिलायंस का पेट्रोल कोई खरीदेगा नहीं तो रिलायंस अपना एक्सपोर्ट इनकम कमा पाएगा क्या? नहीं कमा पाएगा। अगर रिलायंस एक्सपोर्ट इनकम नहीं कमा पा रहा है तो इंडिया के पास फॉरेक्स आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यार, यही चीज इंडिया और कुछ बेसिक कंट्रीज ने बोला गया है कि ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो यूरोपियन यूनियन लगाने की बात कर रहा है, ये बिल्कुल गलत चीज है। इसके वजह से क्या हो रहा है? इसके वजह से तो हमारा क्लाइमेट चेंज जैसा प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। ये क्या कर रहा है? बस यूरोपियन यूनियन बस इंडियन गुड्स को महंगा करने की बस बात कर रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा? इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा, और जिसके वजह से इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज इनकम नहीं आएगा। ठीक है, तो 154 पैराग्राफ में यही चीज बोली गई है कि यार, एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर ऐसे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्यों लगा रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि ये कार्बन इंटेंसिव गुड्स यूरोप में आएंगे, तो जिसके वजह से यूरोप में
कार्बन ज्यादा से ज्यादा एमिट होगा, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस ज्यादा निकलेगा और जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम्स यूरोप में देखने के लिए मिलेंगे। बट पैराग्राफ 154, ये 28 सीओपी का जो पैराग्राफ 154 है, यहां पे बोला गया है कि ऐसा एक कंट्री को दूसरे कंट्री के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए अगर उनको अपना क्लाइमेट चेंज रिड्यूस करना है तो, बल्कि उनको आपस में काम करना चाहिए जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस किया जा सके। यूरोपियन यूनियन हेल्प कर सकती है यार इंडिया की, उनको बता सकती है कि अगर आपको क्लाइमेट चेंज रिड्यूस करना है तो आपको ये पर्टिकुलर स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। तो आपस में सारे कंट्रीज को बोला गया है कि आप मिलजुल के काम करो जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है वो रिड्यूस होना चाहिए। कहां पे लिखा हुआ है? पैराग्राफ 154 में लिखा हुआ है। किसके पैराग्राफ में लिखा हुआ है यार? एक फाइनल ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट बन रहा था, ये स्टॉक टेक टेस्ट के पैराग्राफ 154 में ये चीजें लिखी गई है कि सारे कंट्रीज को कोऑपरेट करना चाहिए जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज रिड्यूस हो सके। आपको पता है ग्लोबल स्टॉक टेक ऑफ द ईयर कौन सा है? ग्लोबल स्टॉक टेक ऑफ द ईयर इज 2023। 2023 में ये मेजर किया जाएगा कि जो पेरिस एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हमें प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस का ग्लोबल वार्मिंग लिमिट करना है, तो अभी वो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लिमिट करना है, तो जिसके लिए कंट्रीज ने क्या क्या स्टेप्स लिए और जिसके ऊपर से सीरियसली ग्लोबल वार्मिंग कम होने के कोई ना कोई चांसेस है क्या, ये चीजें ये ग्लोबल स्टॉक टेक ईयर के अंदर की जाएगी, 2023 में की जाएगी। बेसिक नेशंस आपको पता है यार, हमने रिसेंटली डिस्कस किया है। कौन से बेसिक नेशंस है? ब्राजील, बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, सी स्टैंड्स फॉर चाइना। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील, एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड सी स्टैंड्स फॉर चाइना। ओके, एक हमारी यार और एक मीटिंग होने वाली है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है। कहां पे? अबू धाबी में। कब? फरवरी 2024 में। ओके, तो यहां पे आपका जो ये बॉडी है, कौन सा? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का बॉडी है जिसके फाउंडर है अजय श्रीवास्तव। वहां पे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि यार आपको ना ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वाला मुद्दा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे उठाना चाहिए। अगर तब आप ये मुद्दा उठाओगे तो कोई चांस है कि यूरोपियन यूनियन जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म टैक्स लगाने की बात कर रहा है वो उसको टैक्स लगाए ही नहीं, या फिर लगाए तो भी 1%, 2%, 3% का टैक्स वो लगा देगी, ऐसा GTRI का बोलना है। बट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कि 13 मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है। किसकी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। कहां पे? अबू धाबी में होने वाली है। आपको पता है इस बार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल आया था, वहां पे ये पूछा गया था कि यार ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां पे हुई थी? दोहा राउंड, यूरुग्वे राउंड, ऐसे आपके ऑप्शंस थे आपके इस बार के ESI पेपर में, ESI फेज 2 ऑफ RBI ग्रेड बी। तो देखो ऐसे सवाल यहां से आपको देखने के लिए मिलते हैं। चलो, so this is all about the first news. I hope this is very clear. Let's move on to second news. यार देखो, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइसेस। ठीक है, आपको वो पता है, अभी बहुत डिटेल में पढ़ा था। जिन्होंने भी नहीं पता है पढ़ा है, मेरे सारे के सारे पूरे लेक्चर्स देख लो, उनको आइडिया लग जाएगी कि कितने अच्छे से हमने पढ़ा था बॉन्ड यील्ड, इंटरेस्ट रेट एज वेल एज बॉन्ड प्राइस का रिलेशन। ठीक है, याद रखने की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो रट्टा मारने की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसा मैंने उस लेक्चर में आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है यार, बॉन्ड्स और INR ना ये गेन कर लिया इन्होंने। ठीक है, दैट इज इंडियन करेंसी रिसेंटली अप्रिशिएट हुई है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी रिसेंटली डिमांड बढ़ गया है, जिसके वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स की भी रिसेंटली प्राइस बढ़ी है। क्यों बढ़ी है सर? क्योंकि जो यूएस का फेडरल रिजर्व है ना, यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने बोला कि हम जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिक्रीज करेंगे।
अगर इंटरेस्ट रेट यूएस फेड अगर अपना इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो जिसके वजह से क्या होगा, बैंक के जो डिपॉजिट्स है, यूएस के बैंक के डिपॉजिट्स है जिसपे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा। ओके, और हमें पता है यार बैंक इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड। ठीक है, तो हमें पता है बैंक का इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज हो रहा है तो यूएस में जो बॉन्ड्स मिल रहे हैं उनका यील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियस चीज है ना, यूएस के लोगों को यूएस में पैसा इन्वेस्ट करना क्या पुराएगा, कुछ नहीं पुराएगा। तो इसीलिए यूएसए के इन्वेस्टर्स और पूरे ग्लोब के इन्वेस्टर्स जो यूएसए में इन्वेस्ट करते हैं, अभी उन्होंने अपना काफी ज्यादा पैसा इस फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ गई और जिसकी वजह से गवर्नमेंट बॉन्ड्स की प्राइस बढ़ गई। हो क्या, क्यों, क्योंकि डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू द सप्लाई ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसलिए उसका प्राइस बढ़ गया। यार रूपी भी अप्रिशिएट हुआ है, क्यों, क्योंकि यार इतना ज्यादा यूएस डॉलर्स इंडिया में फ्लो हुआ। अगर यूएस डॉलर का डिमांड अगर सप्लाई अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू द डिमांड ऑफ यूएस डॉलर का सप्लाई ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स डिमांड, तो क्या होगा, यूएस डॉलर डिप्रिशिएट होगा। मतलब ही क्या होगा, इंडियन रुपीस अप्रिशिएट होगा। तो इसीलिए फ्राइडे को इंडियन रुपीस कुछ हद तक अप्रिशिएट हुआ था। क्यों, क्योंकि यूएस डॉलर्स इंडिया में काफी ज्यादा फ्लो हुआ था, मतलब यूएस डॉलर का सप्लाई बढ़ा था एज कंपेयर टू इट्स डिमांड, तो इसलिए यूएस डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है, मतलब ही इंडियन करेंसी अप्रिशिएट हुआ है। ऐसे सवाल आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल बार बार इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं आरबीआई ग्रेड बी के। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। wholesale price index, you know about wholesale price index in very much detail, you know about consumer price index in very detail, you also know कि consumer price index कौन निकालता है, wholesale price index कौन निकालता है। ओके, तो इसके बाद वाली हम चीजें पढ़ लेंगे, बट ठीक है यार, होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब क्या है बता देता हूं आपको मैं। राहुल एक होलसेलर है, राहुल अपने राहुल अपना क्या खरीद रहा है, इलेक्ट्रिक के केबल्स खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है, मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है। इलेक्ट्रिक केबल्स कौन बनाता है, हिताची करके इलेक्ट्रिकल कंपनी है, वो इलेक्ट्रिक केबल्स बनाती है, या फिनोलेक्स करके इलेक्ट्रिकल केबल्स की कंपनी है, वो अपना इलेक्ट्रिक केबल्स बनाती है, और राहुल है होलसेलर। तो राहुल को कितने रुपीस पे एक गुड्स मिल रहा है, वो आपको, उसको आप होलसेल प्राइस बोलोगे। तो राहुल एक होलसेलर है, होलसेलर को मिलने वाला प्राइस इज होलसेल प्राइस। ठीक है, तो ऐसे ही होलसेलर को मिलने वाले प्राइसेस का एवरेज लिया जाता है और वो एवरेज को आप बोलते हो होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में तरह के आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स को, डेटा को कंप्यूट करके, वो आइटम्स के प्राइसेस को कंप्यूट करके आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स आता है। ठीक है, अभी तक पिछले 7 महीने में होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा नेगेटिव था। क्यों नेगेटिव था, क्योंकि राहुल को जो प्राइसेस मिल रही थी मार्केट में प्रोड्यूसर से, वो सस्ते रेट्स पे मिल रही थी। तो अगर राहुल को ही अगर प्राइसेस सस्ते रेट्स पे मिल रही थी तो हम क्या बोलेंगे कि होलसेलर को प्राइसेस कम दाम में मिल रही थी। अगर पिछले महीने के कंपैरिजन में राहुल को इस महीने अगर उसको होलसेलर का प्राइस कम मिलता है तो आप क्या बोलोगे कि होलसेल प्राइस नेगेटिव हो गया है। फॉर एन एग्जाम्पल, राहुल को फिनोलेक्स केबल्स की प्राइस नवंबर में मिल रही है 100 रुपीज, पिछले महीने वही फिनोलेक्स केबल राहुल को मिल रहा था 150 रुपीज पे। तो राहुल क्या बोलेगा कि यार होलसेल प्राइस ना नेगेटिव हो गया है।
तो यही चीज होलसेल प्राइस इंडेक्स बताता है कि पिछले महीने होलसेल प्राइस ज्यादा थी बट इस महीने होलसेल प्राइस कम हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए हमें नेगेटिव में डेटा देखने के लिए मिल रहा था होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो पिछले 7 महीने तक हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स नेगेटिव में था और पॉजिटिव कब हुआ है? आपके नवंबर मंथ में। जब इन्फ्लेशन नेगेटिव होता है आप उसको क्या बोलते हो? उसको आप डिफ्लेशन बोलते हो। सिंपल। ओके, सो deflation is nothing but the opposite of inflation. That indicates the decrease in the price of goods and services. That indicates the inflation is less than 0%. तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री निकालती है। सीपीआई कौन निकालता है? आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालता है, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो अभी नवंबर मंथ में आपको पॉजिटिव फिगर देखने के लिए मिला है। नवंबर मंथ में कितना है यार? 0.26% है। अक्टूबर मंथ में कितना था? -0.52%। तो क्या रखना है आपको? बस डबल हो गया है यार, उसका मैग्नीट्यूड ना बस डबल हो गया है। ठीक है, पहले -52 था, अभी कितना हो गया? 0.26 हो गया। आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, 26 था अभी नवंबर में, 26 है अभी नवंबर में, अक्टूबर में था 52 था। कितना 52? -0.52। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज यार डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनीज जो भी टैक्सेस पे करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आप उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हो। तो यार ये इनकम टैक्स जो हम जैसे लोग पे कर रहे हैं और जो कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे कर रही है, वो पहले 8 महीने ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में कितना कलेक्ट हुआ है उसके बारे में यहां पे बात की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में ना 10 पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में एक कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। ओके, कितना कलेक्ट किया जाएगा यार? देख लो एक बार। अभी हमारा कितना है? 58.34% ऑफ द बजट एस्टिमेट। अभी हमने 8 मंथ्स में 10.64 ट्रिलियन रुपीस का टैक्स कलेक्ट किया है। ओके, दैट इज नथिंग बट 58.34% ऑफ द बजटेड टैक्स कलेक्शंस। ठीक है, तो ये 58.34% 10.64 ट्रिलियन रुपीस है, तो 100% कितना है वो आप कैलकुलेट कर लो। सिंपल एज दैट। यू नो द मैथमेटिक्स मोर देन मी, सो इसलिए आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने 8 मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर में 58.34% कलेक्ट किया है, दैट इज नथिंग बट द 10.64 ट्रिलियन रुपीस। ये क्या आपका नेट टैक्स कलेक्शन है। व्हाट इज मेंट बाय ग्रॉस? ग्रॉस मतलब टोटल कलेक्शंस दैट हैज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जाम्पल 100 रुपीज कलेक्ट किए हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार 100 रुपीज तो कलेक्ट किए हुए हैं बट गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी मिल गया है जो कि राहुल की लाइबिलिटी नहीं थी। राहुल की लाइबिलिटी थी बस एक साल के अंदर 20 रुपए पे करना। ठीक है, बट राहुल ने एक साल में टैक्सेस जो पे किए 30 रुपए कर दिए। तो इस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना राहुल को 10 रुपए वापस करने की। सो दैट इज नथिंग बट द रिफंड्स। दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट द रिफंड्स। तो गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है 100 रुपीज, 100 रुपीज में से 10 रुपीज को वापस कर दिया, दैट 10 रुपीज इज रिफंड। 100 रुपीज पूरा का पूरा कलेक्ट किया है, दैट इज नोन एज ग्रॉस टैक्स कलेक्शन। बट एक्चुअल में गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलने वाला है? दैट 100 माइनस 10 रुपीज, दैट इज 90 रुपीज। सो दैट वुड बी व्हाट? दैट वुड बी नेट टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप इट इज क्लियर। तो अगर हम एक्चुअल इसमें बात कर रहे हैं, सो नेट इज अपना कितना है? 10.64 ट्रिलियन रुपीज है। ग्रॉस इज व्हाट? ग्रॉस इज 12.67 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है, ये 12.67 में से आप
माइनस 10.64 कर दो, आपको क्या आ जाएगा, रिफंड्स की वैल्यू आ जाएगी। सो रिफंड्स कितने किए गवर्नमेंट ने, ये 8 महीने के अंदर 2.03 ट्रिलियन रुपीस का रिफंड किया है। क्या रिफंड किया है, डायरेक्ट टैक्स को रिफंड किया है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यार एसआर ग्रुप ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है गुजरात में। कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो करने वाले 55,000 करोड़ इन एनर्जी ट्रांसिशन, पावर एंड पोर्ट सेक्टर्स, जिसके वजह से 10,000 जॉब क्रिएट हो सकते हैं आपके गुजरात में। अदानी ग्रुप भी बिहार में कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 8700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कौन कौन से सेक्टर में कर रहा है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक सेक्टर में और एग्रो इंडस्ट्री में। पहले कितना था उनका, 850 करोड़ था। अभी रिसेंटली बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ था, वहां पे अदानी जी ने ये चीज बोली थी कि हम इतना इतना पैसा 8700 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं बिहार के अंदर। नेक्स्ट इज व्हाट यार, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर का डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स है। ओके, वहां पे क्या बोला गया है कि यार डॉक्टर रेड्डी ऐसा पहला कंपनी बन गया है, पहला इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गया है जो ये सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स का पार्ट बना है। अब ये सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स में किस तरह के कंपनीज आते हैं, इस तरह के कंपनीज आते हैं जिनका इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत अच्छा है, जो सोशल सेक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल इज नथिंग बट द सोशल सेक्टर ना, सोशल सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं और वो इस चीजों के लिए भी काम कर रहे हैं जिसके वजह से एनवायरमेंट में जो भी पोल्यूशन हुआ है उसको कम कर सके। दैट इज उनके CSR एक्टिविटीज। ठीक है, अगर यार XYZ कंपनी ओशियन से प्लास्टिक्स को निकाल रहे हैं, प्लास्टिक्स को कलेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंटल को क्लीन करने का ही तो काम कर रहे हैं। एक कोई कंपनी है वो बोलती है कि पिछले साल हमारा कंपनी से 100 टन्स ऑफ कार्बन एमिट हुआ था, इस बार वो बोलते हैं हम 50 टन्स ऑफ कार्बन ही एमिट करेंगे, तो ये क्या हुआ है, एनवायरमेंट को क्लीन करने का ही तो काम हो रहा है ना। तो डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स में किस तरह के कंपनीज आएंगे, ऐसे कंपनीज आएंगे जिनका इकोनॉमिक पोटेंशियल अच्छा है, जो एनवायरमेंट के लिए काम कर रही है और जो सोशल सेक्टर्स के लिए भी काम कर रही है। ओके, सो ऐसे हमारी डॉक्टर रेड्डी ऐसी पहली कंपनी बन गई है जो ये इंडेक्स में आ गई है। बट उनका और एक इंडेक्स होता है, जो इंडेक्स का नाम है डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स फॉर एमर्जिंग मार्केट। तो एमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में तो ये पिछले 8 साल से है ही है। ठीक है, तो इस साल को कंसिडर करके पिछले 8 इयर्स में आपका डॉक्टर रेड्डी कंटिन्यूअसली सस्टेनेबल इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में है। तो पहली बार वो कौन से इंडेक्स में ऐड हो गया है, वो हो गया है वर्ल्ड इंडेक्स में पहली बार ऐड हो गया है। एमर्जिंग इंडेक्स में उसका ये 8वीं बार है। ओके, तो ये यार ये इंडेक्स में किस तरह के कंपनीज आते हैं, ये इंडेक्स में आते हैं सबसे बड़े 2500 कंपनीज का 10%, ये आपके डो जोन इंडेक्स का पार्ट होते हैं। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है यार, हमारी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर है जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिविया। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, कहां पे किया, सियोल, दैट इज कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। वहां पे उन्होंने बोला ये कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जहां चाइना, जहां पे क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन बहुत ज्यादा है। ओके, और जिसके वजह से ये कंट्रीज में प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं यार, वो कंट्री का GDP इंप्रूव नहीं हो सकता है ऑब्वियसली ना। क्रिप्टो करेंसी इज व्हाट, क्रिप्टो करेंसी छोड़ दो, अगर आपके कंट्री में ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है तो उससे कोई टैक्सेस पे किए जाएंगे क्या, नहीं पे किए जाएंगे। अगर टैक्सेस ही पे नहीं किए जाएंगे तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट को ही पैसा नहीं मिल रहा है
तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में स्पेंड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो लोगों को जॉब्स मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अगर लोगों को जॉब्स ही नहीं मिलेगी तो लोग पैसा कैसा खर्चा करेंगे ना? अगर लोग पैसा नहीं खर्चा करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास कहां से पैसा आएगा? अगर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा नहीं आया तो इंडिया में गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। अगर गुड्स का प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ने का कोई चांस है क्या? कोई चांस नहीं है यार। एज सिंपल एज दैट। तो जो चीज लीगल है उसी चीज का इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि ब्लैक मनी इज अ इलीगल थिंग, वो पैसा अगर इंडिया में कितना भी फ्लो हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अकाउंटेड। ओके, सेम गोज फॉर क्रिप्टो करेंसी। यार क्रिप्टो करेंसी अगर इंडिया में यूज हो रही है तो उससे कोई फायदा होगा क्या? कोई फायदा नहीं होगा यार, कोई फायदा नहीं होगा। दैट इज ऑफ बेकार, दैट इज ऑफ यूजलेस थिंग। ओके, तो इसलिए बोलती है कि क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन हर एक कंट्री को रोकना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से कोई भी कंट्री की मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैम्पर हो सकती है। ओके, उन्होंने और चीज बोली कि यार जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है ना उसका भी कोई फायदा नहीं रहेगा, वो भी इफेक्टिव नहीं रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन मतलब क्या? यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी चीज करती है वो चीज फाइनल बोरोवर्स और डिपॉजिटर्स के पास पहुंचनी चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो भी रेपो रेट है वो डिक्रीज कर दिया। अभी रेपो रेट क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा पैसा होना चाहिए। जब इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा तभी जाके लोग स्पेंड करेंगे, जब लोग स्पेंड करेंगे तभी जाके हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ओके, बट ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टॉप लेयर पे कर दिया, बट वो एक्चुअल सिनेरियो में बोरोवर्स के पास वो उनको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना रेपो रेट कम करती है तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करने को होना। अगर बैंक ने जब इंटरेस्ट रेट अपना कम किया तभी जाके तो एंड बोरोवर्स को फायदा है ना, तभी जाके तो एंड बोरोवर को सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, तभी जाके एंड बोरोवर का जो भी इंटरेस्ट रेट है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है, वो कम होगा। वो कम होगा तो ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके जेब में रहेगा। तो जब रेपो रेट डिक्रीज होने के बाद अल्टीमेटली बोरोवर्स को डिक्रीज इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है तो आप उसको बोलोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन हमारा इफेक्टिव हो गया है। या फिर एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट में भी अगर एंड बोरोवर को डिक्रीज देखने के लिए मिला इंटरेस्ट रेट में तो आप बोलोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इफेक्टिव हो गया है। तो जो भी चीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करना चाहती है अगर वो चीज इकोनॉमी में हमें देखने के लिए मिली तो हम बोलेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इफेक्टिव हो गया है। फॉर एन एग्जांपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना रेपो रेट बढ़ा रहा है। क्यों रेपो रेट बढ़ा रहा है? टू ऑब्वियसली मैनेज द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे मैनेज करेगा? टू सक द मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। तो अगर रेपो रेट बढ़ाने के वजह से सच्ची में मनी को सक किया गया है फ्रॉम द इकोनॉमी तो आप बोलोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इफेक्टिव हो गया है। कैसे इफेक्टिव होगा? पर बैंक्स को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, नए लोन्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट पे भी, एग्जिस्टिंग लोन्स पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो ही जाके हम बोल पाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन इंडिया में इफेक्टिव हो गया है। ओके, तो एक कंपनी है जिसका नाम है चैनालिसिस। उन्होंने बोला है कि यार इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो का एडॉप्शन होता है। उन्होंने बोला है, हमें मानना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। ओके, बट छोटी सी कंपनी है, बस इस बार देखा हमने आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में ये छोटे छोटे कंपनीज पे भी सवाल आने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए पता होना चाहिए चैनालिसिस ने क्या बोला है।
और एक चीज पता होना चाहिए यार, अगर इंडिया में आप क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हो, आप XYZ प्लेटफॉर्म पे चले गए और राहुल ने वहां पे 100 रुपीज का क्रिप्टो करेंसी खरीद लिया। 100 रुपीज के क्रिप्टो करेंसी पे अगर राहुल को प्रॉफिट हुआ है 100 रुपीज का, दैट इज उसकी क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 200 रुपीज, तो इस केस में राहुल का प्रॉफिट है 100 रुपीज। ओके, तो जो 100 रुपीज का प्रॉफिट है उस पे कितने परसेंट का टैक्स लगने वाला है राहुल को? दैट इज 30% का टैक्स लगेगा। सो नेट प्रॉफिट राहुल को कितना हो गया? जस्ट 70 रुपीज। तो 30 रुपीज का इनकम टैक्स, 30 रुपीज का टैक्स डायरेक्टली राहुल को उसको उसके नेट प्रॉफिट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, क्योंकि 30% टैक्स अट्रैक्ट करता है आपका क्रिप्टो एसेट्स, आपका क्रिप्टो करेंसी। बट और क्या है यार, अगर राहुल जो प्लेटफॉर्म पे बाय करने जा रहे हैं ना क्रिप्टो करेंसी, वो प्लेटफॉर्म भी राहुल को 1% का TDS लगाएगी। सपोज राहुल 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अगर उसको वो प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है 100 रुपीज की, तो उस केस में उसको प्लेटफॉर्म को कितने रुपए देना पड़ेगा? 1 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1% का TDS भी लगाया जा रहा है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के द्वारा। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज यार, कुछ नहीं, मीटिंग हुई है किसके बीच में? इंडिया और USA के रेवेन्यू सेक्रेटरीज के बीच में मीटिंग हुई है। वहां पे उन्होंने ये डिस्कस किया है कि हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे खत्म करना है, टेररिज्म फाइनेंसिंग को कैसे खत्म करना है। तो ये डिस्कस किया है, न्यू दिल्ली में डिस्कस किया है। किसने डिस्कस किया है? रेवेन्यू सेक्रेटरीज ने डिस्कस किया है। कौन से रेवेन्यू सेक्रेटरी? इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, US के सेक्रेटरी जिनका नाम है ब्रायन नेल्सन। नेक्स्ट इज यार 7 डे VRR, पढ़ लो एक बार क्या लिखा हुआ है। Okay, so let's move forward about 7 डे VRR। यार देखो, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट के अंदर आप एक बैंक्स जो है एक ही दिन के लिए पैसा ले सकती है बाय कीपिंग देयर कोलैटरल विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बट अगर एक दिन से ज्यादा दिन के लिए पैसा लेना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है कि हम रेपो ऑक्शंस कंडक्ट करेंगे। ठीक है, जहां पे आप 7 दिन के लिए पैसा ले सकते हो, 14 दिन के लिए पैसा ले सकते हो, या 28 दिन के लिए पैसा ले सकते हो, ये रेपो ऑक्शंस के अंदर। ठीक है, तो बैंक्स बोलती है यार हमें तो एक ही दिन की रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा नहीं करोगे क्या? आप हमें एक दिन पैसा दोगे और हम आपको वापस कर देंगे, दूसरे दिन पैसा दोगे हम आपको वापस कर देंगे। तो RBI बोलती है ऐसा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, बट RBI बोलती क्यों हम इतना ऑपरेशंस पाले ना, एक ही बार आप पैसा ले लो यार 28 दिन का, और 28 दिन पे आप हमें इंटरेस्ट देते रहो। तो बैंक्स क्या बोलेगी? बैंक्स बोली यार 28 दिन की तो हमें पैसों की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों ले आपसे। ठीक है, उन्हें पता है 28 दिन के बाद बैंक के पास ऑटोमेटिकली पैसा आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स और दी सेविंग्स डिपॉजिट। तो बैंक्स बोलती है नहीं नहीं, 28 दिन के लिए तो हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। क्यों पैसा नहीं लेंगे? क्योंकि 28 दिन का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो बोलते नहीं, आप एक काम करो, हमें आप 14 दिन के लिए, RBI बोलती है कि बैंक्स को कि हम आपको 14 दिन के लिए पैसा दे देंगे। तो बैंक्स वो टाइम पे भी रिलक्टेंट होती है, बैंक्स बोलती है कि नहीं नहीं यार, हम 14 दिन पे आपको क्यों इंटरेस्ट दे,
हमें पता है हमें कुछ दिनों में पैसा आने वाला है, तो बैंक ना 14 दिन के ऑक्शंस के लिए भी डिमांड नहीं दिखाती है। तो बैंक बोलती है क्यों ना आप हमें 7 दिन के लिए पैसा दे दो, ठीक है, 7 दिन के लिए अगर आप पैसा दोगे तो हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है, और हमें आपको इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा। बैंक्स तो कमर्शियलाइज बैंक्स है ना, वो तो पैसों के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो बोलेगी कि आप हमें 7 दिन के लिए पैसा दे दो जिसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट रेट दे देंगे, ठीक है। तो आरबीआई भी इस पे एग्री होती है। तो इसलिए रिसेंटली आरबीआई 7 डेज का VRR ऑक्शन निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? क्योंकि बैंक्स को जरूरत है पैसों की। क्यों जरूरत है? क्योंकि बैंक्स की अभी जो लिक्विडिटी है वो डेफिसिट में है। क्यों डेफिसिट में आपको पता है? बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट। क्यों? क्योंकि यार अभी नवंबर मंथ में बहुत ज्यादा जीएसटी पेमेंट्स, बहुत ज्यादा एडवांस टैक्स पेमेंट्स किए गए हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है जीएसटी पेमेंट्स? यार बिजनेसमैन करते हैं ना। एडवांस टैक्स कौन पे करता है? हम जैसे लोग और कंपनीज पे करते हैं। तो अगर उनके बैंक अकाउंट से उनका पैसा गवर्नमेंट को चले गया, मतलब वही तो हो गया ना, बैंक के पास अभी कम पैसा है। तो अगर बैंक को अभी किसी ना किसी को लोन देना है तो बैंक दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा, क्योंकि पैसा ही नहीं है उनके पास। तो इसीलिए बैंक को पैसा देने के लिए ये रेपो ऑक्शन कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, कितने दिन का? 7 दिन का किया जा रहा है। कितना रुपए इंजेक्ट करने की बात कर रहा है रेपो ऑक्शन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? 1 ट्रिलियन रुपीस इंजेक्ट करने की बात कर रहा है। ओके, तो ये रेपो ऑक्शन है यार, ऑक्शन है। मतलब क्या? यहां पे बैंक्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको कितने रुपए पे इंटरेस्ट रेट चाहिए, ठीक है। जो भी बैंक्स बोलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि हम आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे, वही बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना पैसा दे देती है अंडर रेपो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल एसबीआई बोलती है हम 8% रेपो पे ना आपको पैसा दे देंगे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को पैसा दे देती है। और उसी के साथ बोलती है यार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बोलती है नहीं नहीं हम भी आपको 8% पे दे देंगे, कैनरा बैंक बोलती है हम भी आपको 8% पे दे देंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बोलती है हम आपको 8% पे दे देंगे, और आपका पंजाब नेशनल बैंक भी बोलता है हम आपको 8% पे दे देंगे। यार सभी लोग 8% पे देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा कि 8% पे ये पांचों बैंक्स को आधा 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 पैसा, दैट इज 0.2 ट्रिलियन 0.2 ट्रिलियन रुपीस बांट देगा। कौन से इंटरेस्ट रेट पे? 8% पे। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता टू दी बैंक्स फॉर 1 डे तो उसको रेपो रेट पे देना पड़ता, जिस केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि उस पे तो उसको 6.5% ही मिल रहा है। इस केस में उसको कितने मिलने की आशंका है? इस केस में उसको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलने की आशंका है, जिसके वजह से उसका 1.5% का प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इससे बहुत ज्यादा खुश है। बैंक्स भी खुश है क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है यार 7 दिन के लिए। पैसा ही नहीं अगर उनको मिलेगा तो आगे लोन नहीं दे पाएगी, लोन नहीं दे पाएगी तो ऑब्वियसली वो खुद पैसा नहीं कमा पाएगी, तो दोनों लोग खुश है। तो आई गेस रेपो ऑक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ गया हो। इस पे सवाल आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, इस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज में। ओके, तो क्यों पैसा नहीं है? क्योंकि हमने बताया एडवांस टैक्स पे किया, जीएसटी पेमेंट्स किया, यू ऑल नो दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो और एक चीज समझ लो यार, 7 दिनों का ही तो ऑप्शन है ना, 7 दिन के लिए तो पैसा लिया है ना बैंकों ने। 8वें दिन पे बैंक पैसा जो है आरबीआई को लौटा देगी विद द इंटरेस्ट रेट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। शक्तिकांता दास की कुछ बात हुई थी, तो वहां पे मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, क्योंकि उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात हुई थी, तो हमें उनके अचीवमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। शक्तिकांता दास इज द 25th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दास के ओनरशिप में, दास के लीडरशिप में ही हमने सीबीडीसी के पायलट्स लॉन्च किए थे 2022 में। रिटेल का कब किया था और होलसेल का कब किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, ठीक है।
तो आप मुझे बताइए कि ट्रिक क्या थी और होलसेल सीबीडीसी और रिटेल सीबीडीसी कब लॉन्च किया है। तो यार हमारे सीबीडीसी का टारगेट है कि वो 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस अ डे टच होने चाहिए, ठीक है। बाय विच ईयर वो भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। शक्तिकांता दास जी सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर बनने वाले हैं इन लास्ट 70 ईयर्स, ठीक है। पिछले 70 साल का हम डेटा देखें तो सबसे ज्यादा कौन से गवर्नर है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहेंगे, दैट इज शक्तिकांता दास, ठीक है। तो उन्होंने दिसंबर 18 में ज्वाइन किया था और उनका टेन्योर जो है दिसंबर 2024 में खत्म होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिए अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, थर्ड पॉइंट यू ऑलरेडी नो दिस कि मई 2022 से फरवरी 2023 से रेपो रेट इंक्रीज किया है बाय 250 बीपीएस, ठीक है। तो 250 बीपीएस मतलब फरवरी 2023 तक हमारा रेपो रेट है 6.5% हुआ था। फरवरी 2023 के बाद अभी तक हमने रेपो रेट में इंक्रीज नहीं किया है या फिर रेपो रेट में डिक्रीज नहीं किया है, मतलब रेपो रेट कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने रिसेंटली पढ़ा था ना, 5th मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग ऑफ दिस ईयर्स, उसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्टैंस, अपना स्टैटस क्यो बना के रखा था। स्टैटस क्यो मतलब उन्होंने बोला था हमें रेपो रेट में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटस क्यो। तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर के 5th मीटिंग में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैटस क्यो मेंटेन किया था। नेक्स्ट इज यार आपका जो एक होता है वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक्स पॉलिसी होता है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स इंडेक्स होता है। सो वो वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में इंडिया का बहुत पीछे रैंक है, ठीक है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमें एक ऐसे कुछ पॉलिसी लेके आनी चाहिए जिसके वजह से हमारा जो अभी कॉस्ट है लॉजिस्टिक्स का वो 14 to 15% है, बट उसको हमें लेके आना है कितने पे, 8 to 9% पे लेके आना है। ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में लिखा हुआ है। हमारा अभी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है 13 to 14%, वो हमें लेके आना है कितने पे, 8 to 9% पे लेके आना है। क्यों लेके आना है यार, लॉजिस्टिक्स ही तो सस्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, 100 रुपीज का गुड्स है, अगर 15 रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है तो आपको कॉस्ट ऑफ द गुड एक्चुअल कितना लग रहा है, 115 रुपए लग रहा है। अगर आपको 115 रुपए लग रहा है तो आप बेचोगे भी तो 120 रुपए पे तो मिनिमम बेचोगे ही बेचोगे, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ही 115 है। तो 120 पे अगर बेचा जाएगा तो ही जाके तो प्रॉफिट के कोई चांसेस है ना कंपनीज को। बट अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर हमारा 9 रुपए है तो उस केस में हमारा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है 100 रुपीज, 9 रुपए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, तो उस केस में टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो गया, दैट इज 109 रुपीज। तो अगर हम उसको 120 रुपए पे बेच रहे हैं तो जिस केस में क्या होगा, जो प्रॉफिट है कंपनी का वो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा क्योंकि कॉस्ट उसका कम है, ठीक है। या फिर कंपनी क्या करेगी, वो 109 रुपए की चीज को 115 रुपए पे तो 115 रुपए पे भी तो बेच सकती है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे, तो वो सस्ते रेट पे भी बेच देगी, ठीक है। तो बेसिकली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अगर कम होती है तो जिसके वजह से जो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है। अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम है तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सकती है और अपना इनकम दैट इज प्रॉफिट भी बढ़ा सकती है, ओके। तो यहाँ पे वही बोला है यार, 21-22 में ना, 21-22 का अभी स्टडी किया था कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितना था। उसमें पता चला हमें कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तो था 7.8 to 8.9% ऑफ जीडीपी, ठीक है। ये किसने बोला है, ये बोला है एनकार ने। एनकार ने ये कॉस्ट को कंप्यूट किया हुआ था, ये अभी किया हुआ है, ये अभी किया हुआ है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई थी तब मोदी जी ने बोला था कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है 14 to 15% है, उसको हमें 8 to 9% लेके आना है। बट ये अभी जो किया हुआ है एनकार ने, उन्होंने बोला यार 7.8 to 8.9% हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ऑफ द टोटल जीडीपी। एक हमारे सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के,
जिनका नाम है राजेश कुमार सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया असेसमेंट एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क में, ये रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली ये रिपोर्ट में बताया गया है। और जब ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी तो इंडिया के तरफ से जो बिजनेसमैन रहेंगे वो अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इनकम आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी कॉस्ट कम है ना गुड्स की, इसीलिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अटैक ऑन पार्लियामेंट आपको पता होगा, हमने पढ़ा तो नहीं है बट आई गेस ये जनरल न्यूज आपको पता होगी कि यार रिसेंटली पार्लियामेंट में अटैक हुआ है। 2 लोग पार्लियामेंट के अंदर गए थे और उन्होंने टीयर गैस छोड़ा था पार्लियामेंट के अंदर। तो देखो यार, इतनी कड़ी सिक्योरिटी होने के बाद भी पार्लियामेंट में अटैक हुआ है। ठीक है, ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट माना जाता है और ये लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसी घटना होना, ऐसा प्रॉब्लम आना, ऐसा अटैक होना बहुत शर्मनाक बात है। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि यार दिसंबर 13, 2001 में भी ना अटैक हुआ था पार्लियामेंट पे, बट वो ओल्ड पार्लियामेंट था। अभी तो आपको पता है ना नया पार्लियामेंट बना है। ठीक है, तो ओल्ड पार्लियामेंट में 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ था। तो सेम 22 साल के बाद सेम अटैक हमारे पार्लियामेंट पे हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पुराना अटैक पार्लियामेंट में 2001 को हुआ था। अभी सेम अटैक आपको 23 साल बाद, 22 साल बाद देखने के लिए मिल रहा है हमारे न्यू बिल्डिंग पे। ठीक है, पुराना अटैक किसने किया था? लश्कर ए ताइबा एंड जैश ए मोहम्मद। ठीक है, बता रहने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। यार इंडिया में तो अटैक हुआ ही हुआ, बट यूएसए के पार्लियामेंट पे भी रिसेंटली, यूएसए के व्हाइट हाउस पे भी रिसेंटली अटैक हुआ था। कब? जनवरी 6, 2021 को। तो देखो पार्लियामेंट्स में कैसे कैसे अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स। यार इसका ऑक्शन चल रहा है, आपको पता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ स्टेट्स में उनको मिनरल्स मिले हैं, क्रिटिकल मिनरल्स मिले हैं। और ये ऐसे मिनरल्स है जिसके वजह से आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज मैन्युफैक्चर होती है। जैसे लिथियम, आपको पता है लिथियम आयन बैटरीज होती है आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो लिथियम उनको कुछ कुछ स्टेट्स के माइंस में मिला है और ऐसे ही कुछ उनको मिनरल्स मिले हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट इन मिनरल्स का ऑक्शन कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि पैसा चाहिए ना, पैसा कमाने के लिए इनका ऑक्शन कर रही है। कौन खरीदेगा इनसे? ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स खरीदेंगे। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली ये मिनरल्स को खरीदेंगे क्योंकि उनको ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यही चीज बेचने का काम किया जा रहा है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, कितने क्रिटिकल मिनरल्स में बेचा जा रहा है? 20 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को रिसेंटली बेचा जा रहा है। उनको लिथियम रिजर्व्स भी मिला है। कहां पे मिला है? जम्मू एंड कश्मीर के रीसी डिस्ट्रिक्ट में मिला है उनको लिथियम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में इसका यूज किया जा रहा है। तो हमें ये लगता है गवर्नमेंट को ये 20 ब्लॉक्स अगर हम बेचेंगे तो जिसके वजह से हमें 45,000 करोड़ आएंगे। ओके, यार एक चीज है आपको पता होना चाहिए, दैट इज मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ये किसने स्टार्ट किया है? ये इनिशिएटिव है आपका यूएसए का। तो ये यूएसए के साथ साथ 13 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, यूएसए को मिलके 13 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है जो ये मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का पार्ट है और जिसमें इंडिया भी इसका पार्ट है। बट ये स्टार्ट किसने किया? यूएसए ने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये पार्टनरशिप में ये बोला गया है कि ये जो 14 लोग हैं दूसरे कंट्रीज को मदद करेंगे टू बाय देयर मिनरल्स। ठीक है, जैसे अगर यूएसए पार्ट है ये पॉलिसी का, ये पार्टनरशिप का, तो यूएसए भी इंडिया के मिनरल्स को खरीदेगा।
जिससे कि क्या फायदा होगा, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट को उसका पैसा मिल जाएगा जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि यार माइंस को अगर इंप्रूव करना है तो ये जो 14 लोग हैं ये भी दूसरे कंट्री की मदद करेंगे, जिसके वजह से माइनिंग सेक्टर वो पर्टिकुलर कंट्री का इंप्रूव हो जाए। ठीक है, इंडिया ने रिसेंटली यार क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी भी लॉन्च की थी, उसके बारे में आपको मुझे नहीं लगता है कि इतना डिटेल में जानना जरूरी है। तो वहां पे ये 30 मिनरल्स की बात की थी। ये 30 मिनरल्स का कैसे कैसे यूज किया जाना चाहिए, कितने क्वांटिटी में यूज किया जाना चाहिए, उसके बारे में ये पॉलिसी में बताया गया है। ओके, और ये 30 मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि जिसके वजह से हमारे इंडिया में पोल्यूशन कम होगा। ठीक है यार, ऑब्वियसली लिथियम की बैटरीज बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाई जा रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जब ज्यादा से ज्यादा चलेगी तब जाके तो पोल्यूशन कम होगा ना इंडिया में। ठीक है, as compared to when we run our vehicles with the fossil fuels, with the petrol and diesel. Okay, so यार एक और चीज पता है आपको, माइनिंग सेक्टर में हम इंडिया, हमारी इंडियन गवर्नमेंट 100% एफडीआई अलाउ करती है। तो कोई भी कंट्रीज की कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्रीज की कोई भी कंपनी है, वो इंडिया में आके पूरा का पूरा अपनी 100% ओनरशिप इंडिया के माइंस में ले सकती है। अपना पूरा का पूरा प्लांट विथ 100% ओनरशिप इंडिया में सेटअप कर सकती है। ओके, सो 100% एफडीआई अलाउ किया गया है, पता होना चाहिए आपको। मुझे और एक चीज बताना है कि यार एफडीआई और एफआईआई की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपको पता होगा, नोट्स नहीं बनाए तो आपके पास सारे पीडीएफ्स है, पीडीएफ्स में जाओ और वहां पे क्या डालो, आप एफडीआई डालो। ठीक है, अगर आप एफडीआई डाल दोगे, आप सर्च करोगे तो आपको उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। ठीक है, और वो डेफिनेशन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सो यार यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि ऑब्वियसली एफडीआई आएगा इंडिया में, तो जो भी कंट्रीज की जो कंपनीज इंडिया में आएगी, जो आपकी क्या कर रही है, जो आपकी कर रही है बैटरीज बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज बना रही है, तो अगर ये कंपनीज इंडिया में आ जाएगी तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे इंडिया में, विच इज ऑब्वियसली गुड फॉर आवर कंट्री। और ये जो कंपनीज आएगी ना, माइनिंग कंपनीज, उनको पता है, उनको पता होता है, उनके पास ऐसे टेक्नोलॉजीज है, उनको पता होता है कि कौन सी जगह पे हमें कौन सा मिनरल्स मिलेगा। तो वो भी चीज इंडियन गवर्नमेंट को काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी अगर ये कंपनीज इंडिया में आते हैं तो। नेक्स्ट इज, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो नॉमिनीज है ना, नॉमिनीज का कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, मतलब क्या कि यार अगर XYZ पर्सन है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट XYZ पर्सन है, अगर उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, तो XYZ पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो वो शेयर्स और डिबेंचर्स किसी ना किसी को तो मिलने चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स XYZ पर्सन के सक्सेसर को ही मिलेगा। ठीक है, सक्सेसर मतलब अगर XYZ पर्सन है, उनका बेटा है, बेटी है, उनकी वाइफ है, ठीक है, जो भी उनके ब्लड रिलेशन में आते हैं और जो भी उनके सक्सेसर है, ठीक है, प्रोबेबली उनका बेटा और उनकी बेटी, ठीक है, इन्हीं लोगों को ये शेयर्स मिलने चाहिए, ये डिबेंचर्स मिलने चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट है। ओके, तो यार फिर जो कंपनीज हमें बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड कंपनीज बोलते हैं, आपके ब्रोकर्स बोलते हैं कि नॉमिनी की डिटेल्स दो, नॉमिनी के डिटेल्स दो, तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉमिनी का काम बस तब तक ही है जब तक कोई सक्सेसर नहीं मिल जाता है वो XYZ पर्सन का। ठीक है, तो अगर XYZ पर्सन की डेथ हो गई, अगर कोई सक्सेसर उनका नहीं है, सक्सेसर अगर कोई एप्लीकेशन करने के लिए नहीं जाता है ये म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास या फिर कोई ब्रोकर के पास, तो तब तक ये शेयर्स और डिबेंचर्स किसके पास रहेंगे, ये नॉमिनीज के पास रहेंगे।
बट जब एक बार सक्सेसर पता चल गया, जब एक बार सक्सेसर ने एप्लीकेशन कर दी है, तो पूरा का पूरा पैसा, पूरे के पूरे शेयर्स, पूरे के पूरे डिबेंचर्स जो भी नॉमिनी के पास है वो चले जाएंगे सक्सेसर के पास। ठीक है, तो सक्सेसर का ही इंपॉर्टेंस है। देखो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट ओनली सक्सेसर हैव क्लेम ओवर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, नॉट नॉमिनीज। इवन इफ ए पर्सन इज नॉमिनी, they are not entitled to inherit by default। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, कोर्ट सेड दैट succession of these instruments will be determined by the deceased will or as maintained by the succession laws। यार एक कोई व्हील बनी हुई है, अगर XYZ पर्सन अगर एक्सपायर हो रहा है, तो अगर उसकी व्हील बनी हुई है, एग्रीमेंट बना हुआ है कि यार मेरा जो पैसा है, मेरे जो शेयर्स है, दोनों बेटे के बीच में 50-50% मिलने चाहिए, तो उसी हिसाब से, वो व्हील के हिसाब से ही सक्सेसर को शेयर्स और डिबेंचर्स दिए जाएंगे। अगर व्हील नहीं है तो हमारे कंट्री में कुछ सक्सेशन लॉस है, तो वो सक्सेशन लॉस को मद्देनजर में रखते हुए शेयर्स और डिबेंचर्स दिए जाएंगे लोगों को। ठीक है, ओके ये चीज, और वही चीज लिखी हुई है, क्या चीज लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 तो बोलता है यार कि नॉमिनी का नाम तो होना जरूरी है जब भी आप शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। बट क्यों जरूरी है? only to aid the process of transferring of shares and not to become a successor। ठीक है, बस ट्रांसफर करने का काम है नॉमिनी का, शेयर्स को या डिबेंचर्स को, जब भी हमें कोई सक्सेसर मिल जाता है। जब तक सक्सेसर नहीं मिलता है वो नॉमिनी के पास ही रहेगा वो शेयर सर्टिफिकेट और डिबेंचर सर्टिफिकेट। ओके, सो नॉमिनीज आर अपॉइंटेड टू एंश्योर दैट instruments are protected until the successor of the deceased takes steps to claim their rights over them। पता होना चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पता होना चाहिए। हम सारी चीज एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है यार, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग भी तो कुछ चीज होती है ना, तो पता होनी चाहिए। एग्जाम में ऐसा यार, जीए में ऐसा फेज 1 में सवाल आ भी सकता है, फेज 1 में तो आजकल कुछ भी सवाल पूछे जाते हैं, सो ऐसे के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। बट ऑब्वियसली जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसी चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज लास्ट न्यूज, मर्चेंट डिस्काउंट रेट आपने सुना है यार? अगर आप रुपए के कोई भी प्रोडक्ट से पेमेंट्स करते हो, जैसे आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हो, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करते हो, रुपए के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, रुपए ऑन दी गो दैट इज आपके वायरलेस कीचेन से अगर आप पेमेंट करते हो, वायरलेस वॉच के थ्रू अगर आप पेमेंट्स करते हो, तो उसके ऊपर आपको कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं क्या? यूपीआई अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उस पर कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको देने पड़ते हैं? नहीं देने पड़ते। ठीक है, बट मर्चेंट्स को तो देने पड़ते हैं रुपए को। ठीक है, किसको देने पड़ते हैं? मर्चेंट्स को देने पड़ते हैं रुपए को। रुपए इज एन ऑर्गेनाइजेशन, रुपए इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन, एनपीसीआई इज ऑर्गेनाइजेशन जिसने रुपए लेके आया है। ठीक है, तो मर्चेंट्स को तो पैसा देना है यार, किसको? एनपीसीआई को। ठीक है, या फिर किसको? जो भी बैंक्स का वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई यूज कर रहे हैं, उनको पेमेंट देना है। किसको? मर्चेंट्स को। फॉर एन एग्जांपल, राहुल जो है आईआरसीटीसी पे पेमेंट कर रहा है ऑफ 3000 रुपीज, वो कर रहा है एचडीएफसी के डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स कर रहा है 3000 रुपीज का ऑन दिस आईआरसीटीसी। तो इस केस में जो आईआरसीटीसी है, दैट इज आईआरसीटीसी इज अ मर्चेंट, तो आईआरसीटीसी को एचडीएफसी बैंक को कुछ परसेंटेज ऑफ 3000 रुपीज देने पड़ेंगे टू दी एचडीएफसी बैंक। कुछ परसेंटेज में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये पुरानी न्यूज है। ठीक है, वो न्यूज आप एक बार देख सकते हो, नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में छपा हुआ था, पब्लिश किया हुआ था। तो यार ये आईआरसीटीसी को कुछ परसेंटेज, अराउंड 0.8% टू 1.1% देना पड़ेगा टू दी एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो इस केस में राहुल को कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं क्या यूपीआई यूज करने में या फिर एचडीएफसी का डेबिट कार्ड यूज करने में? कुछ नहीं। ठीक है, तो पैसा किसको लग रहा है? मर्चेंट को पैसा लग रहा है, जो मर्चेंट को एचडीएफसी बैंक को देना पड़ेगा। बट कितने रुपए के ऊपर देना पड़ेगा? ओनली अबाउट 2000 रुपीज। अगर राहुल आईआरसीटीसी पे 2000 रुपए के अंदर का अगर टिकट खरीद रहा है, तो उस केस में आईआरसीटीसी को एचडीएफसी बैंक को पेमेंट देने की जरूरत नहीं है।
2,000 रुपए के ऊपर है तो ही जाके IRCTC HDFC को पेमेंट देगा इन द फॉर्म ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इन द फॉर्म ऑफ some kind of interest that has been levied by the HDFC bank on such kind of merchants. ठीक है, I hope it is very very clear and this is the end of our news. हमने बहुत सारे न्यूज डिटेल में पढ़े हुए हैं जिससे कि आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रहा है, जो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी हेल्प करेगा और जो ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा. ठीक है, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर. If you like the lecture, do let me know in the comment section because your comments are much more valuable to me as I have recently started this initiative 1 month back on the eve of Lakshmi Pujan 2023. If you like it, do let me know. Your comments are much more valuable to me, guys. Thank you so much. See you tomorrow on the same platform with the same business standard newspaper analysis video. Thank you so much. Have a good day.